हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स को। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देखने हों तो आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली रिएक्टिविटी होती क्या है। रिएक्टिविटी होती है एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? टू रिएक्ट, रिएक्शन करने की एबिलिटी, ठीक है, विद अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी क्या होती है कि दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ जो रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी बोलते हैं। अब अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अल्केन्स को आप पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है जो कि अक्सर पेपर्स में आ जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई अल्केन्स और कॉल्ड पैराफिन्स। आप अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि जी अल्केन्स को आप पैराफिन्स क्यों बोलते हैं। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। एक लैटिन वर्ड होता है पैरम एंड अफिन। ठीक है, पैरम का क्या मतलब होता है? पैरम का मतलब होता है लिटल, थोड़ी। ठीक है, अफिन्स का मतलब अफिनिटी या अबिलिटी, लिटल अबिलिटी या लिटल अफिनिटी। ठीक है, अब किस चीज़ की लिटल अबिलिटी या किस चीज़ की लिटल अफिनिटी? रिएक्शन करने की। ठीक है, जो अल्केन्स जिनको आप पैराफिन्स बोलते हैं उनकी जो रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, लिटल अफिनिटी होती है। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपरली इसका आंसर कर देता हूं कि द अल्केन्स और पैराफिन्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अब ऑर्डिनरी कंडीशंस का क्या मतलब है? ऑर्डिनरी कंडीशंस का मतलब है जैसे टेम्परेचर कितना हो? 20 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर कितना हो? 1 atm हो। सो इन कंडीशंस को हम ऑर्डिनरी कंडीशंस बोलते हैं। और इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, alkalis, oxidizing agents and reducing agents। ठीक है जी, सो अल्केन्स जो होते हैं या जिनको आप पैराफिन्स भी बोलते हैं वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस पर आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब है इनएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव, टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो ये नॉर्मल कंडीशंस पर एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक कंडीशंस पर
ये जो अल्केन्स होते हैं ये दो तरह के रिएक्शंस देते हैं, दो तरह से रिएक्शंस करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, मींस के मुनासिब हालात में, ठीक है। सो अब वो दो तरह के रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं अल्केन्स के, वो हम देख लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब दो तरह के मैंने आपको बताया कि अल्केन्स दो तरह के रिएक्शंस देता है। पहला जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, इट इज ए केमिकल reaction during which one functional group in a chemical compound is replaced by another functional group। ठीक है। सो ऐसे रिएक्शन को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल कंपाउंड का, एक केमिकल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है किसी भी दूसरे केमिकल कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए कि बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव मीथेन CH4, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। क्लोरीन को मैंने इस तरह से राइट कर लिया। अब करने क्या लगा हूँ मैं कि एक जो हाइड्रोजन है वो क्या कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। सो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। सो इस तरह से आपने देखा कि मीथेन में मौजूद हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, सही है। अब जो दूसरी तरह के अल्केन्स रिएक्शन देते हैं वो कौन से हैं, जो सेकंड टाइप के रिएक्शंस देते हैं अल्केन्स वो हैं थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है। अब जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मल मींस के ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिक्वायर होती है, हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैटालिटिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें बेसिकली आपको क्या यूज करना पड़ता है, कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह के रिएक्शंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, ये जो थर्मल रिएक्शंस होते हैं ना, ये ज़्यादा टेम्परेचर के होने या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके ज़रिए होते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है कोई भी कंपाउंड, ठीक है, या टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उन फ्री रेडिकल्स की वजह से ये थर्मल रिएक्शंस अक्कर होते हैं, ठीक हो गया जी। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि अल्केन्स जो हैं वो दो टाइप्स के रिएक्शन देता है, दो तरह से रिएक्शंस करता है, ठीक है।
अब बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं रीजंस ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ठीक है। कि जो अभी हमने पढ़ा कि अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं, मीन्स के लिटिल अफिनिटी होती है इनकी रिएक्शन करने की, या हम इनको अनरिएक्टिव भी बोलते हैं। सो अनरिएक्टिव होने की अल्केन्स की बेसिकली वजह क्या है, ठीक है। सो वो हम पढ़ने लगे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता चलूँ। पहले हम हेडिंग दे देते हैं रीजंस ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ठीक है जी। अच्छा, अल्केन्स की जो अनरिएक्टिविटी है ना, उसकी बेसिकली दो वजूहात हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक, ठीक है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर देखें, अल्केन्स के केस में दो तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स के कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड देखने को मिलता है या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड देखने को मिलता है इन अल्केन्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कितनी होती है? वो होती है 2.5, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है? 2.1 होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्केन्स में आपको दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। एक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड की हम पोलैरिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करनी है? अब यहाँ पर आपको दो कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कार्बन का आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। ये जो डेल्टा साइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने यहाँ पर ले लेना है। तो एक कार्बन की 2.5 होती है, तो दूसरे की भी कितनी होगी? 2.5 होगी। सो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0, ठीक है। 2.5 माइनस 2.5 0, विच इज़ लेस देन 0.5। अब यहाँ पर आपको मैं ये क्लियर करता चलूँ कि दो एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम आए, छोटा आए, सो वो बॉन्ड को क्या होता है? वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, सो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये हाईली नॉन पोलर है, ठीक है। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 या इससे ज़्यादा आए तब बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है, सही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.6 से ज़्यादा आ जाए देन वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड देख लिया, ठीक है, कि ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। अब हम देख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है हम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4, विच इज़ लेस देन 0.5, ठीक है।
ये भी 0.5 से क्या है, छोटा है। सो आप कह देंगे कि जी कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो भी क्या है, नॉन पोलर है, या आप कह सकते हैं इसको कि वीकली पोलर है। ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये बात पता लग गई कि जो अल्केन्स होते हैं उनकी जो नेचर है वो नॉन पोलर नेचर है। ठीक है, वो नॉन पोलर होते हैं। सही हो गया। अब देखें ज़रा, अब क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन ने अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं वो किसी भी एक एटम की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, बल्कि वो दरमियान में है। ठीक है, मीन्स के इक्वली शेयर्ड हैं, आप यूँ कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर आप बात करें, सो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो हैं वो 2.5 हैं। मींस के दोनों सेम पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ना ही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इस कार्बन की तरफ होगा, ना ही ज़्यादा इस कार्बन की तरफ होगा। ठीक है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सो बॉन्ड जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड होंगे। ठीक है, पोल्स नहीं बनेंगे। पोल्स का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 0.5 या इससे ज़्यादा आ जाए, देन जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है। सो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का पेयर थोड़ा दूर जाता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। सो आप कह सकते हैं the ionic reagent such as acids, alkalis, oxidizing and reducing agents find no reaction site in the alkane molecule to which they could be attached। ठीक हो गया जी। अब क्योंकि अल्केन्स देखो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, उनमें पोल्स नहीं बने हुए होते, सो इस तरह से कोई भी आयनिक रीजेंट है जैसे एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स, उन्हें रिएक्शन पे या अटैक करने की उन्हें जगह नहीं मिलती अल्केन मॉलिक्यूल पर। ठीक है, मीन्स के उनको अल्केन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने की जगह नहीं मिलती। सो इस वजह से वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब ये तो थी पहली वजह अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी की। अब हम चलते हैं सेकंड रीज़न की तरफ, विच इज़ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, दूसरी जो अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी की वजह है वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इनर्टनेस का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। इनर्टनेस का मतलब होता है इनएक्टिवनेस या अनरिएक्टिव। ठीक है, इनर्टनेस का क्या मतलब होता है, इनएक्टिव या अनरिएक्टिव। ठीक हो गया। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब इसको समझने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वैसे तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बड़ा डिटेल से पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, हाउएवर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं
कि जी सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ covalent bond that is formed by head-on overlapping. Between atomic orbitals. ठीक है जी। सो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेसिकली? सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है बेसिकली, कोवेलेंट बॉन्ड की एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है दैट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है, एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रही होती है बिटवीन द अटोमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, हम लोग देख लेते हैं एस एस ओवरलैप। ठीक है, अगर दो आपके पास एस अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं, एस स्टैंड्स फॉर शार्प ऑर्बिटल। अब देखें, दो आपके पास अगर एस ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एस की जो शेप होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ये एक एस हो गया और ये दूसरा एस हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि दो एस ऑर्बिटल्स के दरमियान हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, इस तरह से एक्चुअल ओवरलैपिंग होगी, और ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सो ये वाला जो बॉन्ड है इसको आप क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक हो गया जी। और हमेशा एस एस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस पी ओवरलैप के केस में भी बनता है। ठीक है, कि अगर आपके पास एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑर्बिटल। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास एस ऑर्बिटल, और पी जो है आपको पता है डम्बेल शेप का होता है। सो ये इस तरह से बना लिया आपने। सो इनके दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये बेसिकली कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, और हमेशा एस और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसे एस एस के दरमियान हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अब पी पी ऑर्बिटल्स के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को करीब लेकर आएंगे तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होगी इनकी, सो इस तरह से ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। अब जो पहला बॉन्ड बनता है ना पी पी ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो कौन सा बनेगा? वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पहला बॉन्ड सिग्मा बन गया, उसके बाद फिर जो पी पी ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एनी हाउ हमारा कंसर्न इस टॉपिक में सिग्मा बॉन्ड के साथ है। ठीक है, होपफुली अब आपको सिग्मा बॉन्ड जो है वो दोबारा से रिमाइंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली होता क्या है, वजह क्या है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की? मींस के जो सिग्मा बॉन्ड है ये अनरिएक्टिव या इनएक्टिव क्यों होता है, उसकी मैं आपको रीज़न बताने लगा हूँ कि इन ए सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स are very tightly held between the nuclei which makes it
ए वेरी स्टेबल बॉन्ड। ठीक हो गया जी। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? टाइटली हेल्ड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, टाइटली बॉन्डेड होते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, सो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो ये तो थी वजह कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट क्यों होता है, इनएक्टिव क्यों होता है। ठीक है, फर्दर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि द इलेक्ट्रॉन्स present in a sigma bond can neither attack on any electrophile। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। सही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है, वो अटैक नहीं कर सकते किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है वो टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई के दरमियान। ठीक है, सो नॉर ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, जो कि बेसिकली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कैन अटैक ऑन देम। ठीक है, और ना ही जो है न्यूक्लियोफाइल उन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, सो ये आपने देख लिया कि अल्केन्स जो हैं वो क्यों अनरिएक्टिव होते हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।